दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजीव मौर्य पे। तो मेक आईएएस का टेस्ट सीरीज यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम बताए थे कि टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 12 तक पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। तो पिछली वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 4 कर लिया था। तो आज का जो हम लोग का टेस्ट है वो है टेस्ट नंबर 5। यह जो टेस्ट सीरीज है यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का टेस्ट सीरीज है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं। ये बिल्कुल क्या है? यह सही है, अविभाज्य हैं। सेकंड कथन बोल रहा है कि 1978 में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। यह क्या है? गलत है, क्योंकि 1978 नहीं बल्कि 1976 में। कब किया गया है? तो 1976 में। क्यों संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में यह जोड़ा गया है। और इसका हम बात करें तो यह अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। किस में है? 51 क में दिया गया है, जिसमें स्वर्ण सी समिति के सिफारिश पर यह लागू किया गया था। और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ से लिया गया है। जिसमें हम बात करें तो 10 अधिकार दिए गए थे और फिर बाद में एक और अधिकार जोड़ा गया। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य में कितने आर्टिकल हैं? कितने हम बात करें कितने अधिकार की बात करता है? तो वह है 11 अधिकार की बात करता है। तो यहाँ पर केवल सही कौन सा है? तो 1 नंबर सही है। तो राइट आंसर होगा ए। बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ से प्रभावित है। यह बिल्कुल क्या है? सही है, सोवियत संघ से यह प्रभावित है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों के निष्पादन में विभाज्य है। यह बिल्कुल ही क्या है? यह गलत है, क्योंकि हम बात करें यह जो है यह रूस के संविधान से घोषित किया गया है। और नागरिकों के अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों का दायित्व का निष्पादन से अविभाज्य है, न कि कर्तव्यों से, दायित्वों से है। तो इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर बोल रहा कि समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया। यह क्या है? बिल्कुल सही है। उन लोगों ने, समाजवादी देशों ने यह क्या किया? मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया। तो 3 भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि सरदार स्वर्ण सी समिति मूल अधिकार से संबंधित है। यह बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि इनके सिफारिश पर ही दिया गया था। और मतलब स्वर्ण सी समिति के ने संविधान में 8 प्रकार के मूल कर्तव्यों के जोड़ने के सुझाव दिए थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितना जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि भाग 4 में केवल एक अनुच्छेद में शामिल किया गया। यह बिल्कुल क्या है? सही। किस अनुच्छेद में है? तब 51 क में है जो शामिल किया गया है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि स्वर्ण सी समिति ने संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दी थी। यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 3 भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 4 नंबर बात करें, 4 स्टेटमेंट, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो यह क्या है? गलत है। 11 नहीं बल्कि कितना? 10 जोड़ा गया था। तो इसलिए क्या यहाँ पे 4 नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो 1 2 3 क्या स्टेटमेंट सही है? तो 1 2 3 सही। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदार स्वर्ण सी समिति की निम्नलिखित में से किन सिफारिशों को
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया था? तो फर्स्ट बोल रहा है कि किसी कर्तव्य का अनुपालन से इनकार करने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान, यह बिल्कुल सही है। कर अदायगी का कर्तव्य, ये भी क्या है? सही है। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर होगा ये नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोला कि संविधान का पालन करना, यहाँ पे बोला है कि मूल कर्तव्यों में शामिल है, तो यह क्या है? यह सही है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, ये भी क्या है? सही है। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, ये भी सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर। तो डी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य शामिल नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन मूल कर्तव्य नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा, ये तो मूल कर्तव्य में शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी शामिल है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, ये भी क्या है? शामिल है। 0 से 6 वर्ष की उम्र की बच्चों के बीच अपने बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल नहीं है। 0 से 6 नहीं, बल्कि 6 से कहाँ है? 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना। यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में यह जोड़ा गया था। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि यह नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य की विशेषता नहीं है? तो फिर से पूछा है कि कौन मूल कर्तव्य की विशेषता यहाँ पे नहीं है। तो ये संपूर्णतः नैतिक कर्तव्य है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कुछ नैतिक कर्तव्य है, संपूर्णतः नहीं है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नैतिक दायित्व का उदाहरण है, यह क्या है? गलत है, क्योंकि नागरिक का कर्तव्य है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? गलत है। थर्ड बोल रहा है कि यह मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के बाह्य कर्तव्यों का वर्गीकरण है, यह क्या है? यह गलत है, क्योंकि यह मूल भारतीय परंपरा और पौराणिक कथाओं धर्म पद्धति से संबंधित है। तो 3 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की है, यह क्या है? यह सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन नहीं, तो 1 2 3 नहीं है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में मूल कर्तव्य नैतिक आदेश के रूप में माने जाते हैं, यह बिल्कुल क्या है? यह सही है। स्वयंसेवी समिति ने मूल कर्तव्यों की गैर न्यायोचित छवि की सिफारिश की थी, यह क्या है? यह गलत है। तो इसलिए यहाँ पे क्या इसका हम बात करें तो अभिकरण क्या है? सही है, लेकिन कारण गलत है, तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल कर्तव्यों के महत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा कि सचेतक के रूप में कार्य, ये भी क्या है? सही है। प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य, ये भी क्या है? सही है। किसी भी विधि और वैधानिक वैधता के परीक्षण में सहायक, यह भी क्या है? यह सही है।
तो यहाँ पे तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1999 ईस्वी में कुछ मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी। तो वह किसने की थी, वह की थी वर्मा समिति। तो राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पढ़ा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1955 यह क्या है, यह गलत है। 1955 नहीं, बल्कि यह कब होगा, यह होगा 1971। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो यह भारत के संविधान और हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। सेकेंड नंबर बोला कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यह कब का है, 1971 नहीं, बल्कि यह 1955 कब है, 1955। इसके अंतर्गत जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों को दंड की व्यवस्था करता है। थर्ड नंबर बोला कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम यह क्या है, 1972। यह राइट आंसर है, यह सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर क्या करता है, यह प्रतिरोध मतलब प्रतिबंध लगाता है। सेकंड 4 नंबर है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बात करें तो वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन की भूमि को गैर वन उद्देश्यों को इस्तेमाल करने से क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही, तो राइट आंसर होगा दो युग्म सही है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि यह किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए नंबर, सॉरी यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है, यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि हम बात करें तो यह जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इसका क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है। जिसमें हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य भी भाग लेते हैं इसके चुनाव में, निर्वाचन में, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हम बात करें दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्या है, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों तथा संघ के मध्य समानता होती है, यह बिल्कुल सही है। 2 नंबर बोला कि राष्ट्रपति के चुनाव खुले मतदान द्वारा होता है, यह क्या है, गलत है, खुले मतदान द्वारा नहीं बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और थर्ड बोल रहा है कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, यह गलत है, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर केवल क्या है, एक ही आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही है। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह क्या है, गलत है। 30 वर्ष की आयु नहीं बल्कि 35 वर्ष की आयु। यहीं पे अगर राज्यसभा की बात करता तो राज्यसभा में जो भी सदस्य चुने जाते हैं उसमें हम बात करें तो 30 वर्ष की आयु मिनिमम होना चाहिए। वहीं हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर पूछता तो वहाँ पे 25 ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए था, मतलब पूर्ण कर लेने वाला व्यक्ति को ही लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। सेकंड नंबर बोला तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्ता हो, गलत। यह राज्यसभा नहीं बल्कि यह किसका, लोकसभा का, मतलब लोकसभा का यह होना चाहिए था। थर्ड बोल रहा कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। 4 नंबर बोला कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा है तो 3 4 तो क्या है, सही है। तो 3 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ए है संविधान और विधि का परिरक्षण करने की, ये भी क्या है, सही है। सेकंड बोला कि संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये भी क्या है, सही। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित, ये भी क्या है, निहित रहना, ये भी सही है। 4 नंबर बोला कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले अन्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के समान ली जाने वाली शपथ, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पूछा है कि सही कौन सा है, तो सही बात करें तो इसमें चारों क्या है, सही है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि कोई व्यक्ति इस पद पर असीमित बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन हम बात करें तो तिथि से 5 वर्ष तक, मतलब 5 साल के लिए वह तक होता है। सेकेंड नंबर बोला कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत किसी भी स्थिति में पद पर बना नहीं रह सकता है, यह क्या है, यह गलत है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है और वह कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति से ज़्यादा चुना नहीं जा सकता है। तो यह अमेरिका नहीं, यह भारत है, यहाँ पे कितनी बार भी यह निर्वाचित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा, इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य पूछा है कि कौन सा यहाँ पे असत्य है। तो फर्स्ट बोला है कि संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है, यह चलाया जा सकता है, यह सत्य स्टेटमेंट है।
महाभियोग के आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह बिल्कुल क्या है, सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत होने की तिथि से अपने पद से हटना होता है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। राष्ट्रपति को प्रस्तावित पारित होने की तिथि से मतलब पारित जब होगा उस तिथि से हटना होता है। तो इसलिए यहाँ पे सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे असत पूछा था तो असत इसमें से ही है, तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा महाभियोग से संबंधित क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह बिल्कुल क्या है, सही है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सेकंड बोल रहा है कि इसमें संसद या विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मतलब एक लाइन में बोले तो विधानसभा के कोई भी सदस्य मतलब सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, गलत आंसर। अगर यहाँ पे रहता विधानसभा नहीं रहता तो यहाँ पे अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें, जैसे हम दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश रहता तो भी इस स्टेटमेंट का इस आंसर क्या होता, गलत होगा। क्योंकि केवल संसद ही भाग लेता है महाभियोग में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं भाग लेता है कौन कौन, विधानसभा नहीं भाग लेगा, केंद्र शासित प्रदेश महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर बोला कि स्वतंत्रता पश्चात केवल एक राष्ट्रपति पर ही महाभियोग चलाया गया है। गलत। अभी तक हम बात करें तो भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये याद रखिएगा। ये सब वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो यहाँ पे पूछा सही, तो सही पूछा तो इसलिए राइट आंसर होगा ये नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा सही सुमेलित है। ज्ञानी जैल सिंह 7वें या 7वें नहीं बल्कि यह केवत है 8वें थे। इनका समय का बात करें तो यह 1982 ईस्वी का इनका समय रहता है। वहीं आर वेंकटरमन का बात करें तो यह 9वें नहीं सॉरी यह केवत थे 9वें थे। तो यह बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर है डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा। यह डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा थे, वह 11वें नहीं बल्कि 10वें थे। कितने थे, वह 10वें थे। वहीं हम बात करें तो के.आर. नारायण यह थे 10वें नहीं बल्कि यह थे 11वें। कितने थे, 11वें थे। तो इसलिए इसका बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि निर्वाचन अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां संभव है। बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कार्यकाल की समिति के कारण पद रिक्त होने से होता है। यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हैं वह कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सही है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या सही है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे रहता है राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्य का हम बात करें तो वह गवर्नर नियुक्त करता है, न कि राष्ट्रपति। इतना यह याद रखिएगा। और थर्ड है महान न्यायवादी, यह भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री ये भी राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर।
22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वीटो की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति में इस संदर्भ में 4 शक्तियां हैं, तो यह क्या गलत है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि विशेषित वीटो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का प्रमुख साधन है, ये भी क्या है, गलत है। विधि द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी राय सुरक्षित रखना विशेषित वीटो कहलाता है, ये भी क्या है, सही है। विशेषित वीटो की शक्ति का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ही राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो की शक्ति मिला हुआ है। वह है अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। याद रखिएगा अच्छा से वीटो को। फर्स्ट क्या है, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो के वीटो है। तो 3 वीटो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करेगा तो अमेरिका की एक और जोड़ जाता है, वह विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। वहीं ये ऊपर जो तीनों बोले हैं, मतलब अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। और विशेष वीटो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो होता है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, न कि भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को विशेष बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। या कैसे किया जा सकता है, तो विशेषित वीटो से किया जा सकता है। थर्ड नंबर बोला कि राष्ट्रपति धर्म विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग कर सकता है, यह बिल्कुल गलत है। वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही केवल एक ही, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति है, यह क्या है, यह गलत है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता किसमें है, आर्टिकल 18, ये क्या है, सही है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की आर्टिकल 60 सही है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 सही है। राष्ट्रपति पद की रिक्तियां पूर्ति के लिए चुनाव आयोग कराने का समय आर्टिकल 62, ये भी क्या है, सही है। वहीं आर्टिकल 70 पूछता है तो यह पुनः चुनाव के लिए अहर्ता रखता है। वहीं 59 का बात करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं होता है। तो यहाँ पे चारों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चारों युग्म सही है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कार्य करेगा। तो वह जो कार्य करेगा किस में कार्य करता है, तो इसका जो राष्ट्रपति की मृत्यु के होने पर ये भी सही है, राष्ट्रपति के त्याग देने पर ये भी सही, राष्ट्रपति के निष्कासन पर
कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। तो वो इसमें राइट आंसर होगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे कितना कथन है? दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो, बिल्कुल सही है। कारण बोला कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व को यथाशक्ति क्रियान्वयन करने का नागरिक कर्तव्य है, यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कथन क्या है? सही है, मतलब अभिकथन सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39, 43 का और 48 का में शामिल किया गया है। यह बिल्कुल क्या है? 44वें नहीं बल्कि 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में किया गया। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर बोला कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43 का में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। 92 नहीं बल्कि 97वें संविधान संशोधन 2001 में कब किया गया था? यह 2001 में किया गया था, इसलिए 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में उल्लेखित है कि बच्चों के 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक राज्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। बिल्कुल क्या है? यह सही है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा कि कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर होगा कितना? ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के संदर्भ में कौन कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह जिनमें से वह निर्देशित होते हैं लेकिन वह बाधित नहीं, यह तो सही है। और नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाता है, यह भी सही है। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया है, यह बिल्कुल क्या है? सही है। डी बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसाधनों को स्पष्ट करते हुए इसे मूलभूत घोषित करता है, यह क्या है? गलत है। तो इसलिए इसका हम बात करें तो डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। जैसे हम बात करें तो समान नागरिकता संहिता लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता है, तो इसलिए डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका 29 का आंसर होगा डी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 1 में क्या बोल रहा है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार यह किस में दिया गया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 41 में, यह दिया गया है आर्टिकल 41 में। तो ए का हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3 नंबर। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध यह दिया गया है आर्टिकल 22 में, सॉरी आर्टिकल 42 में। तो बी का हो जाएगा कितना? 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास यह किस में है? तो यह है आर्टिकल 43 में। तो सी का हो जाएगा डी, सॉरी 1। तो डी का क्या बचा? तो डी का बचा 4 नंबर। तो 32-14 कहाँ है? तो 32-14 है बी में, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो
फर्स्ट नंबर को ये नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावित है। बिल्कुल ही गलत है। 1 अप्रैल 2009 नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2010 से यह प्रभावित है। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भी है और इसके अंतर्गत हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत ही पूछा था तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। यह संतुलन के रूप में है। तो वह क्या है, उन्हें मिनर्वा मिल्स मामले में। मिनर्वा मिल्स कब का केस है, तो 1980 ईस्वी का केस है। कब का है, तो 1980 ईस्वी का केस है। और इसमें बोला जाता है कि आपस में सामाजिक क्रांति के वादों से जुड़े हुए ये एक साथ दो पहियों के समान है और एक ही दूसरे से क्या है, कम नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आता है इस केस में। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये नंबर बोला है कि वीवी क्या है, वीवी गिरी का जो टाइम था वह था 1969। इनका कब था, 1969। फरुखुद्दीन अली अहमद का बात करें तो इसका जो था यह 1974। कब था, 1974। और डॉक्टर एस राधे कृष्णन का बात करें तो इनका जो शासन था 1962 था। कब था, 1962। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का बात करें तो यह इनका जो शासनकाल रहा यह 1967 का रहा। और वहीं अगर राजेंद्र प्रसाद का पूछ देता है तो उनका हो जाता है 1952 से 1957। ये सब जो हैं यह कौन है, तो यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हैं। यह कौन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि कालानुक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद आ जाएगा 67, 1967। 3 के बाद 4 आ जाएगा, 67 के बाद आ जाएगा 69, 1 नंबर आ जाएगा, 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 34 12, 34 12 भी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 111 संसद का सत्र्वसान करता है। बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 111 नहीं बल्कि अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करता है। यह क्या है, बिल्कुल गलत है। यह हो जाएगा आर्टिकल 111। क्या होगा, आर्टिकल 111। और वहीं हम बात करें तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यह क्या है, यह सही है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यह बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही युग्म का बात बोला है तो 3 भी युग्म क्या था, सही है, 4 भी युग्म सही है। तो यहाँ पे 2 युग्म सही, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रविलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि इसका अर्थ किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाने से है। यह क्या है, यह गलत है। अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी रोक लगाने से है। क्या है, अस्थायी रोक लगाने से है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। तो यह क्या है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि
35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रविलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि इसका अर्थ किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाने से है। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है। अस्थायी रोक लगाने से नहीं बल्कि अस्थायी रोक लगाने से। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। गलत। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति नहीं बल्कि राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखता है। तो यहाँ पे मतलब 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो बोल रहा है ए नंबर कि दया याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से लिखित सुनवाई के अधिकार नहीं है। यह क्या है? गलत है। राष्ट्रपति विचार न्यायालय से भिन्न नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल गलत है। हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। और क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति द्वारा रद्द करने पर दूसरी याचिका दायर किया जा सकता है। यह क्या है? गलत। मतलब ये भी क्या है? गलत है, किया नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। यह क्या है? यह सही है, यह बाध्य नहीं। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों में से कम 100 प्रस्ताव का 100 अनुमोदन। गलत। 100 नहीं बल्कि कितना? 50 ये अनुमोदन में भी प्रस्ताव में भी होना चाहिए। तो 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड का बात करें तो सेकंड क्या बोल रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति पद की पदावधि का उल्लेख है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल किसमें है? तो आर्टिकल 56 में यह दिया गया है। महाभियोग हेतु संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के क्रम में 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। गलत। 1/6 नहीं बल्कि 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल सही कौन है? यहाँ पे सही केवल 2 था, तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो वह दिया आर्टिकल 56 के में दिया गया, इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह दिया गया है तो आर्टिकल 54, राइट आंसर होगा ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोला है कि क्षमादान की शक्ति दंडादेशों और निहत्ताओं से संबंध से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। यह क्या है? यह सही है। लघुकरण का अर्थ है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। यह क्या है? गलत है। इसमें लघुकरण का अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदल देना, बदल कर क्या कर देगा? कम कर देगा। और वहीं हम बात करें विराम का अर्थ है कि दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो इसका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 क्या था? सही था। 41 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रपति भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है कि एडविन लिंटियस द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया। सही है। और 15 अगस्त 1947 में इसका नाम परिवर्तन कर सरकारी आवास कर दिया गया था। यह भी क्या है? सही है। थर्ड नंबर बोला कि राजेंद्र प्रसाद सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह क्या है? गलत है, क्योंकि हम बात करें तो
21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी थे पहले व्यक्ति। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा था, समझ में। तो इसलिए यहाँ पे सही पूछा है, तो 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन पूरा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता निर्धारित करता है, तो यह क्या है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर बोला कि भारतीय संविधान का उल्लेख 62 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित रहता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें पूछा कि सही सुमेलित है राष्ट्रपति, यहाँ विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या क्या थे, यह दार्शनिक राजा थे, बिल्कुल सही है, यह दार्शनिक राजा थे। और सेकेंड है वह है वीवी गिरी। वीवी गिरी की बात करें तो यह है 1977 से 1982, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। इनका जो शासनकाल रहा है यह 1969 से लेके यह 1974 तक। इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, जो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी या वीवी गिरी रह चुके थे, तो इसलिए 2 भी क्या है, गलत है। 2 गलत है, 1 क्या था, सही है। 1 सही था लेकिन 2 क्या था, गलत था। 3 नंबर बोल रहा है कि एन संजीव रेड्डी, तो एन संजीव रेड्डी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, गलत, वह कौन थे, या वीवी गिरी थे, तो इसलिए इसका हम बात करें तो 3 भी क्या है, गलत है। सही पूछा है तो सही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 361 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति से संबंधित, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 361 राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विविध कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करता है, यह भी सही है। 3rd नंबर बोला कि अनुच्छेद 361 के प्रावधान के तहत दीवानी मुकदमा 2 माह के पश्चात चलाया जा सकता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें उनके कार्यालय में देने से 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है, तो इसलिए सही पूछा है, तो सही पूछा है, तो यहाँ 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रपति स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वह कौन थे, वह थे वीवी गिरी, राइट आंसर होगा क्या है, बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको उनको संसद के पटल पर रखें, तो वो क्या है, संघ आयोग की सिफारिश, सही है। लोक लेखा समिति प्रतिवेदन, ये भी क्या है, गलत है। नियंत्रण महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन, ये भी क्या है, सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, ये भी क्या है, सही, तो यहाँ पे पूछा है सही, तो यहाँ पे कौन सा ही था, 1 3 4 सही था, 1 3 4 सही, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो वह कौन कौन से प्राप्त है, वास्तविक और लोकप्रिय, गलत। औपचारिक और विधिक, यह सही है। राजनीतिक और नामात्र, गलत है। संवैधानिक और नामात्र, सही है, तो यहाँ पे 2 और 4 सही है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर।
48 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि राज्यपाल के आदेश द्वारा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड है कि राज्यपाल के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा सही है, कथन सही है, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या नहीं है, तो संसद के दोनों सदनों का संदेश भेजना, यह नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। सेकेंड है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत। यह प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, तो इसलिए सही पूछा है, तो सही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसमें से संवैधानिक शब्दावली में क्या विशेषाधिकार कहा गया, मतलब वह खुदे अपने पास रख लिए थे। तो वो रखे थे 1986 ईस्वी में, कौन सा था, तो 1986 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय डाक विधेयक को अपने पास या रख लिए थे। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो यह किस में है, राष्ट्रपति की आशय, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, वह रखा गया है तीसरे स्थान पर, राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन बोला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक में है किंतु उसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जाता है। इस सिद्धांत से संबंधित ऐसा निम्नलिखित में से किसने कहा था, तो यह जो कहने वाले व्यक्ति था वो कौन था, वह थे केटी शाह, राइट आंसर होगा सी नंबर। वहीं टीटी कृष्णमाचार्य की बात करें, यह भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर बताए। वहीं केसी वियर का बात करें तो वह बोले थे कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र एक धार्मिक उपदेश है। वहीं आइवर जेनिक्स ने कर्मकांडीय क्या है, आकांक्षाएं कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह इसमें नहीं बल्कि आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा है, आत्मा कहा है। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट बोल रहा है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल गलत है। और 3 नंबर बोल रहा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। और एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा सही है, तो 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 क्या है, सही। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है उन्होंने परमादेश द्वारा सभी
प्रभावी बनाया जा सकता है। बिल्कुल यह क्या है, यह सही है। तो ए का 56 का ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा एक सही सुमेलित है। ए नंबर बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। इसका हो जाएगा, यह हो जाएगा आर्टिकल 51 ग। यह क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51 ग हो जाएगा। तो आर्टिकल 51 ग होगा तो ये का हो जाएगा आर्टिकल 51 ग। और प्राणियों के प्रति दया भाव, यह किस में है, आर्टिकल 50 क में है, आर्टिकल 51 क में है, आर्टिकल 51 क में है। और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, यह किस में है, तो यह है आर्टिकल 51 6 में। और राज्यों की लोक सेवाओं से न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण है, यह किस में है, 50 में है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, यह क्या है, यह नहीं है। क्या है, यह डीपीएसपी है। यह क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी का बात करें तो आर्टिकल 49 में यह दिया गया है। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता की बात करें तो यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। यह किस में है, तो यह नीति निर्देशक तत्व से पूछा है तो यह आर्टिकल 39 क में है। और इसका हम बात करें तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। वहीं सेकंड बोल रहा तो उद्योगों एवं प्रबंधन के कार्यकारों की भागीदारी, यह भी क्या है, यह भी सही है। यह किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 43 क में है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में क्या किया गया, जोड़ा गया है। तीसरा नंबर है सहकारी समिति का उन्नयन, यह किस में है, तो यह जो है, यह बात करें तो आर्टिकल 43 ख में है। यह 97वें संविधान संशोधन 2011 में किया गया है। तो इसका 3 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा, यह आर्टिकल 41 क में है। और ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो 4 और यह जो 5 है यह डीपीएसपी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि इस सिद्धांतों में प्रौढ़ शिक्षा पर भारत का संविधान मौन है, बिल्कुल सही है। इस सिद्धांतों की चर्चा भारत के संविधान में मूल रूप से 17 अनुच्छेदों में दी गई, गलत, 17 नहीं बल्कि 16 में दी गई है। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो 60 का केवल सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा कि गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं, तो पूछा कि गांधीवादी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यह क्या है, गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है।
यह किस में है? आर्टिकल 41 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है? सही है, आर्टिकल 43 में है। सभी कर्मकारों के लिए अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, क्योंकि 2 और 3 क्या है? सही है। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो वो इसका बात करें तो वह करता है डीपीएसपी। राइट आंसर होगा बी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि राज प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता प्राप्त करने के प्रयास करेगा। यह किस में करेगा? तो इसका हम बात करें तो यह है आर्टिकल 38(2) में। यह किस में है? आर्टिकल 38(2) में है। तो ये आर्टिकल 38(2) में है। राज का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। यह किस में है? आर्टिकल 36 में है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ए का, बी का हो गया 1 नंबर, और सी का बात करें राज लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आर्टिकल 31(a). तो सी का हो जाएगा 3 नंबर। वहीं डी का बात करें तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4 नंबर, और डी का हो जाएगा 2 नंबर, और ए का होगा 4 नंबर। तो 41-32 कहाँ पे है? तो 41-32 इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। यह क्या है? यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण के राज्य की उनकी रक्षा करेगा। ये भी क्या है? सही। यहाँ पे पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में, तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछा है सत्य पूछा है। तो नीति निर्देशक तत्व की अपेक्षा में मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। गलत। मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक तत्व की सदैव प्राथमिकता दी जाती है। गलत। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की अपेक्षा भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ये भी क्या है? गलत। और कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेनविल आइंस्टीन के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्करण की आत्मा है? तो वह मूलाधिकार सही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही, मूल कर्तव्य सही। तो यहाँ पे हम बात करें तो यह जो है यह मूल कर्तव्य नहीं, इसमें मूल कर्तव्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 सही, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमेलित करना है। फर्स्ट है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से संगठित है। यह है
आर्टिकल 48 सही है। देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन 49 नहीं बल्कि कितना 48 का। और पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना यह किसमें है? यह 47 यह क्या है? गलत है। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही केवल एक ही है, इसलिए एक क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोला कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 वाद में न्यायालय ने मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों को एक दूसरे से पूरक माना। तो यह क्या है? यह सही है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में 1980 वाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। यह भी क्या है? सही। यहाँ पे सही पूछा है तो इसलिए सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संघ द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो फर्स्ट बोल रहा है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, यह भी क्या है? सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, यह भी क्या है? गलत है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी क्या है? सही है। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही कोट का प्रयोग बोला है, तो यहाँ पे 1, 3, 4 सही है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्पृश्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यह क्या है? यह गलत है, नहीं किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। यह क्या है? सॉरी, ये तो सही है लेकिन ये क्या है? गलत है। संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि वह इस अधिकार के लिए विधि बना सकता है। यह क्या है? गलत है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा, तो 2 और 3 सही नहीं, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। तो यह क्या है? यह गलत है। यह सिद्धांत मौलिक है और यह आदेश का जिम्मेदारी है। यह भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या? बी नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछा है कि सही नहीं है। तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। यह क्या है? गलत है। 10 नहीं बल्कि 8 थे शामिल किया गया था, जो स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा इसे 10 किया गया था और यह सोवियत संघ से क्या है? प्रभावित है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे कितना किया गया था? 11 किया गया था। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका बी नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फर्स्ट बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 से 51 तक इसका प्रावधान किया गया। गलत। 35 से 51 नहीं बल्कि 36 से 51। कितना है? 36 से 51 है। तो 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है।
मूल अधिकार वाद योग नहीं है, जबकि नीति वाद योग है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। मूल अधिकार वाद योग है, बल्कि नीति निर्देश तत्व वाद योग नहीं है। तो यह क्या है, गलत है। तो यहाँ पे पूछा कि असत कथन पूछा है, तो 1 और 3 सत है, इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसने कहा था कि मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देश तत्व का आत्मा एवं दर्शन है। तो वो कहे थे ग्रेन आइंस्टीन। तो राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। वहीं हम बात करें तो मूल अधिकारों को आत्मा कहने वाला जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर, जो आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा था। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्यों पर विचार कीजिए। यह सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डीपीएसपी का उद्देश्य पूछा है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना सही है, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना यह बिल्कुल गलत है, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो यहाँ पे 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। तो थैंक यू फॉर वॉच।